अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के पीवाईक्यूज करेंगे फ्रॉम द एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो चैप्टर करने से तुम्हारे 8 क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाएंगे। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर दो चैप्टर फिजिक्स में कोई है तो वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सिर्फ ये दो चैप्टर करके तुम 8 क्वेश्चंस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और एक भी बात बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो मैंने पूरी वीडियो बना ली है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का याद रखना, जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा तो मैं साथ में 11 का साउंड भी करा दूंगा, मतलब 11 के साउंड के क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में है। राइट, टोटल 38 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में इन 2021। और याद रखना कि मैं अभी इस वीडियो में 19-20 क्वेश्चंस करूंगा और अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस करूंगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ। तुम हमेशा भूल जाते हो लाइक करना, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। राइट, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। The frequencies of the three tuning forks A, B, C are related as NA, NB, NC. NA is greater than NB, greater than NC. मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी A की है, फिर B की है, फिर C की है। मतलब ये तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा A और सबसे छोटा C है। When the forks A and B are sounded together, the number of bits is N1. मतलब जब A और B को एक साथ वाइब्रेट किया गया तो डिफरेंस, नंबर ऑफ बिट्स मतलब डिफरेंस कितना हुआ? N1। तो मतलब A और B के बीच की डिफरेंस NA माइनस NB कितनी दी हुई है? N1। ठीक है, ये दी हुई है Na माइनस NB की वैल्यू N1। When fork A and C are sounded, तो N2 बिट सुनाई देते हैं A और C। अब A बड़ा है तो Na माइनस NC विल बी इक्वल टू हाउ मच? N2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे जब कौन? When B and C are sounded। मतलब अल्टीमेटली पूछा गया क्वेश्चन में कि NB माइनस NC कितना होगा। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि NB माइनस NC कितना होगा। मतलब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि NB माइनस NC इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमसे पूछा गया है। तो चलो ये हमारे पास डेटा है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। और एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं अगर करूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1, तो देखो मुझे क्या आंसर आएगा। मुझे आंसर आएगा, अगर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आएगा Na माइनस NC माइनस Na माइनस NB, ओके, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं और वो माइनस को अंदर लेके देखते हैं क्या होता है। तो Na माइनस NC माइनस Na प्लस NB, ओके, माइनस Na प्लस NB इज इक्वल टू व्हाट? N2 माइनस N1। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा, देखो Na और Na कट जाएंगे, Na और Na कट जाएंगे और आंसर क्या आ गया? NB माइनस NC। राइट, प्लस NB प्लस है और NC नेगेटिव है, तो NB माइनस NC, सीधा आंसर आ गया N2 माइनस N1। आंसर इज N2 माइनस N1 और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The equation of a wave is given by y is equal to 10 sin 2 pi t by 30 plus alpha if the displacement is 5 cm at t equal to 0। मतलब जब टाइम 0 है तो y की वैल्यू 5 दी हुई है, देन व्हाट इज द टोटल फेज एज t इक्वल टू 7.5। काफी आसान समय कर लेते हैं। पहले तो देखो अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी। हमको इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 sin 2 pi t by 30 प्लस अल्फा, ये हमको वैल्यू दी हुई है। राइट, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब टाइम 0 है, मतलब जब t की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 5 है, तो t के जगह 0 डालूंगा, y के जगह 5 डालूंगा, तो देखो आंसर क्या आएगा। अगर t के जगह 0 डालू और y के जगह 5, तो 5 इज इक्वल टू 10 साइन, अगर t को 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और अल्फा बचेगा। तो देखो साइन अल्फा आ गया हाफ, 5/10 मतलब हाफ, साइन अल्फा हाफ, तो अल्फा की वैल्यू आएगी π/6, 30 डिग्री मतलब π/6 होता है। अब क्या पूछा हुआ है? फेस पूछा हुआ है, कितने टाइम बाद? 7.5 सेकेंड। मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे कि ये साइन के ब्रैकेट में जो होता है ना, इसी को फेस कहते हैं। तो हमको फेस पूछा गया है, फेस की वैल्यू पूछी गई है। फेस का वैल्यू क्या है? 2 पाई t बाई 30, ओके, प्लस अल्फा। राइट,
अब देखो कितने टाइम के बाद फेज पूछा गया है, 7.5 सेकेंड के बाद, तो मैं इसको लिखूंगा फेज इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 30 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, प्लस पाई बाय 6, मतलब ये हो गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। अगर हम इनको ऐड कर लेंगे तो देखो ये 15/30 हो गया, 15/30 तो पाई बाय 2 हो जाएगा, और पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 कितना हो गया, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना, 120, 120 मतलब 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 रेडियन इज द आंसर, 2 पाई बाय 3 रेडियन। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स विद 4 एंटीनोड्स बिटवीन द टू ब्रिजेस for a given tuning fork when 1 kg mass is suspended from the wire। जो मास को हम सस्पेंड करते हैं ना वायर से, वो टेंशन को जनरेट करता है। मतलब 1 kg मास हैंग करने के बाद 4 लूप बन रहे हैं, 4 एंटीनोड मतलब 4 लूप। देखो 4 एंटीनोड्स मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा वायर है और इस वायर पे कितने लूप बन रहे होंगे, 1 2 3 4, 4 एंटीनोड मतलब 4 लूप बनेंगे वायर में। ठीक है, सोनोमीटर वायर में 4 लूप बने। अच्छा, और मास कितना हैंग किया था यहाँ पे वो दिया हुआ है। देखो यहाँ पे तो वायर फिक्स्ड होता है, और मास कितना हैंग किया है 1 kg। तो ये जो 1 kg वाला मास है ना, ये तो टेंशन का काम करेगा, ये तो टेंशन देगा। और टेंशन को लिख सकते हैं, टेंशन T1 इज इक्वल टू m1g। और m1g मतलब मास तो 1 kg दिया है, तो 1 इंटू जी लिखूंगा, टेंशन को 1 इंटू जी लिख के छोड़ देता हूँ, ये टेंशन है। और फ्रीक्वेंसी में जानता हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क है, और इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ ये वायर कितना कितना एंटीनोड जनरेट कर रहे हैं, 4। रेजोनेट करना मतलब क्या होता है, सोनोमीटर वायर फोर्क के साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। या ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। रेजोनेंस का मतलब यही होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क को एफ लिख लेता हूं, और वायर देखो, जब फंडामेंटल मोड मतलब एक लूप बनता है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2l रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी बाई म्यू, म्यू मतलब लीनियर डेंसिटी। अब 4 लूप बने हैं तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी, 4 इंटू 1/2l, 4f होगा ना, 4 इंटू 1/2l रूट ऑफ टी 1 बाई वॉट म्यू। और T1 में जानता हूं, T1 तो 1g है, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देता हूं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है देखो, यूजिंग द सेम फोर्क, फोर्क तो वही है, लेकिन अब मास की वैल्यू कैपिटल एम है। द वायर रेजोनेट्स प्रोड्यूसिंग 2 एंटीनोड्स, मतलब जब तुमने इस मास को बदल लिया, पहले मास m1 था, अब तुम्हारा मास हो गया m2, और नंबर ऑफ नोड्स एंटीनोड्स कितने हो गए, 2। ठीक है, फोर्क तो वही है, तो सेकेंड केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना, फोर्क तो वही है, तो लेफ्ट साइड में तो f ही लिखूंगा, लेकिन अब 2 एंटीनोड बने मतलब 2 लूप बने, तो फ्रीक्वेंसी होगा वायर का 2 इंटू 1/2l, और टेंशन भी अलग होगा, याद रखना mg होगा टेंशन, mg, क्योंकि अब इस बार जो मास लगाया हुआ है वो कैपिटल M है, mg डिवाइडेड बाय म्यू। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, और मुझे नहीं लगता अब इसके बाद मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। m की वैल्यू पूछी हुई है, देखो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मतलब अब करना क्या, इक्वेट कर लो, है ना। तो अगर मैं 1 और, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है ना दोनों का, तो इक्वेटिंग इक्वेटिंग 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को इक्वेट करूंगा तो आंसर आएगा 4 इंटू 1/2l रूट ऑफ T1 की वैल्यू में डाल रहा हूं, देखो T1 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू जी, सिर्फ जी है मतलब, है ना, g बाई म्यू इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 1/2l रूट ऑफ mg बाई म्यू। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो पहले तो ये रूट ऑफ g बाई म्यू और रूट ऑफ g बाई म्यू कट गया, सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एक मिनट, g बाई म्यू नहीं कटेगा, सिर्फ g और म्यू कटेगा, m छूट जाएगा यहाँ पे, मतलब ये g और म्यू कट जाएंगे रूट के साथ, लेकिन m बच जाएगा रूट में, ये 2 2 चले जाएंगे, और ये l और l कट जाएंगे, और यहाँ पे एक 2 बचा, तो आंसर आएगा 2, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, रूट m बचा सिर्फ, राइट, बाकी सब कुछ कट चुका है, रूट m, तो m का आंसर आएगा स्क्वायर करने पे m विल बी इक्वल टू 4 kg, 4 kg इज द आंसर। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ओके। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेडियस, सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी सेम है, रेडियस r और 2r है, वेल्डेड टुगेदर एंड टू एंड, द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ सोनोमीटर वायर, टेंशन T, okay, the joint is kept midway between the two bridges, the ratio of number of loops formed in the wire such that the joint is a node, joint is a node। तो ध्यान से सुनना, एक वायर है, ऐसे वायर है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप्स पूछा हुआ है, देखो आराम से करते हैं सब, टेंशन मत लेना, ऐसे
तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप्स, मान लेते हैं कि यहाँ पे P1 लूप्स बने, कितने लूप बने मैं नहीं जानता, मैं इसको P1 बोल देता हूँ, P1। इस तरफ कितने लूप बने, P1 लूप, राइट, P1 लूप, और इस तरफ कितने लूप बने, P2 लूप। आपको कितने भी हो सकते हैं, मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन इस तरफ मैं मान लेता हूँ कितने लूप बने, P2। अब नंबर कितना है मुझे नहीं पता, मैं इसको P2 बुला लेता हूँ। तो और बीच में क्या है, बीच में एक जॉइंट है और जॉइंट नोड है, राइट। तो याद रखना एक तरफ कितने लूप बने हैं, एक तरफ, एक सेकेंड रुको इसको चेंज कर लेता हूँ, हाँ, एक तरफ P1 लूप बने और एक तरफ कितने लूप बने, P2 लूप बने हैं, अलग अलग लूप बने। अब अलग अलग लूप क्यों बनेंगे, उसका रीजन है, सुनो, क्योंकि दोनों वायर का रेडियस सेम नहीं है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, तो दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसलिए सेम लूप नहीं बनेंगे, राइट, याद रखना, सेम नंबर ऑफ लूप्स नहीं बनेंगे, भले दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तब भी, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, सेम वायर है। द जॉइंट इज केप्ट मिडवे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप्स, देखो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हाइट पार्ट ऑफ द वायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो पार्ट ऑफ द वायर। अब सुनो, सेम ही होगी ना फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल वायर तो है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, F1 इज इक्वल टू F2, और फ्रीक्वेंसी सेम और रेडियस अलग है, इसलिए नंबर ऑफ लूप्स भी अलग होंगे। अब ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 LR रूट ऑफ T बाई पायरो, ये फॉर्मूला मैंने बच्चों को दिया हुआ है, ये फॉर्मूला, अगर तुम मेरा अपना क्या बोलते हैं उसको वन शॉट वाला वीडियो देखो तो तुमको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी को इस तरह से लिखा जा सकता है, दिस विल बी इक्वल टू 1/2L। अब देखो रेडियस पहले r था ना, अब इस केस में रेडियस क्या होगा, 2r होगा, ठीक है, इंटू रूट ऑफ T बाई पायरो। अब ध्यान से सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ, एक मिनट रुको, ये तो तब होता ना जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, देखो यहाँ पे P1 लूप बना है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होगी P1 टाइम्स फंडामेंटल, और ये क्या होगी, P2 टाइम्स फंडामेंटल, P2 इंटू फंडामेंटल, ठीक है। देखो एक लूप बनता है तो फ्रीक्वेंसी को f बोलते हैं, दो लूप बनेगा तो 2f, तो P1 लूप बनेंगे तो P1f इज इक्वल टू P2f, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब आगे सुनना, क्या क्या कट गया, देखो ये T बाय पायरो तो पूरा कट गया, क्योंकि रो इसलिए कट गया क्योंकि मटेरियल सेम है, रो मतलब डेंसिटी होता है, याद रखना, टेंशन तो सेम है दोनों में, तो कट गया 2L कट गया, 2L कट गया, एक R भी कट गया, तो बचा क्या फिर, एक यहाँ पे 2 बचा खाली, राइट, पक्का ना। हमको पूछा गया व्हाट इज P1 अपॉन P2, तो P1 अपॉन P2 को हमने राइट में ले लिया तो नीचे चला गया, और राइट में एक ही टर्म बचा है खाली, मेरे ख्याल से हाफ, सो इसका आंसर आएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हाफ। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तो कोई बहुत ज्यादा टफ सम नहीं था ये, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, frequency of tuning fork is n and velocity is v when the tuning fork completes x vibration distance covered by the wave। देखो जब भी ट्यूनिंग फोक एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा ना तो वेव लैम्बडा आगे जाता है, ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, ये 11th का सम है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव when fork completes one vibration, when tuning fork completes one vibration इज इक्वल टू लैम्बडा वेवलेंथ, मतलब जब ट्यूनिंग फोर्क एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा ना तो डिस्टेंस कितना चलेगा वेव, लैम्बडा। अब x वाइब्रेशंस पे कितना चलेगा, देयरफॉर इन x वाइब्रेशंस, एक वाइब्रेशन में लैम्बडा, तो x वाइब्रेशन में कितना आगे जाएगा, इन x वाइब्रेशंस डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू x लैम्बडा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, x लैम्बडा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी x लैम्बडा। और लैम्बडा कैसे निकालोगे, लैम्बडा इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी v दी हुई है, फ्रीक्वेंसी n दी हुई है, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, xv अपॉन n। देखो अभी भी हम लोग 20 सितंबर का शिफ्ट 1 ही कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या सही है, राइट, साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, सही है, लाइट वेव ट्रांसवर्स होते हैं, ये भी सही है, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, ये सही है, बोथ लाइट एंड साउंड आर ट्रांसवर्स, ये गलत है, क्योंकि साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडनल होते हैं इसलिए ये गलत है, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल, ये गलत है बिकॉज़ लाइट वेव्स ट्रांसवर्स होते हैं, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स लाइट, ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन तो डायरेक्ट आंसर ए है, करेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट आंसर ए है, और ये 11th का क्वेश्चन है, राइट, 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है साउंड का। और आगे बढ़ते हैं, टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड पाइप आर 150 250 फंडामेंटल। देखो
क्लोज्ड पाइप की बात हो रही है। फॉर अ क्लोज्ड पाइप, ध्यान से सुनना, फॉर अ क्लोज्ड पाइप द फ्रीक्वेंसीज आर, उसके फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं? क्लोज्ड पाइप द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज या द फ्रीक्वेंसीज आर, फ्रीक्वेंसीज मतलब वही नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। क्लोज्ड पाइप में याद रखना खाली ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। ऑड हार्मोनिक्स मतलब क्या होता है? ऑड हार्मोनिक्स मतलब फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं? एफ, 3f, 5f, 7f, राइट है, ये सारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं। और अगर किसी भी दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लिया जाए तो f2f आएगा आंसर। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज कितना होगा? किसी भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आता है? 2f। और हम लोग को कंसेक्यूटिव वैल्यूज दिया हुआ है 150 और 250, तो अगर 150 250 का डिफरेंस लिया जाए, 250 माइनस 150 किया जाए तो आंसर 2f आना चाहिए। तो 100 इज इक्वल टू 2f, तो f कितना होगा? f होगा 50 हर्ट्ज, f विल बी इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An air column in a pipe which is closed at one end will be in resonance with a vibrating tuning fork of frequency 264 for various lengths। मतलब क्या होता है कि देखो मैं बताता हूं तुमको, पहली बार अगर L लेंथ पे रेजोनेंस सुनाई दिया ना ट्यूनिंग फोक के साथ, तो अगली बार 3L, 5L, 7L, क्योंकि क्लोज्ड पाइप है। अगर ओपन होता तो पहली बार अगर L पे रेजोनेंस मतलब विसल लाइक आवाज आता है ना, सीटी का आवाज आता है, पहली बार अगर L पे सुनाई देगा तो अगली बार 2L, 3L, ये किसके लिए? ओपन पाइप के लिए। क्लोज पाइप में L, 3L, 5L। तो पहले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन ओपन पाइप का है कि क्लोज्ड पाइप का है? ध्यान से देखो तो पता चलेगा ये क्वेश्चन क्लोज्ड पाइप का है, ठीक है। तो क्लोज्ड पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/4L, किसके लिए? क्लोज्ड पाइप के लिए। ये क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल है, राइट। तो लेंथ एट रेजोनेंस कैसे निकालोगे? V/4FC। हाँ, मतलब L को लेफ्ट में ले लिया, F को नीचे ले लिया। V कितना है बताओ? V कितना है? 330 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 264। 264 3 से जाएगा, ये टेंशन मत लो, 3 से कटेगा। ये 310 जा हो गया, और ये 3 8 जा 24, और एक बार 8 जा, सही तो कर रहा हूं ना? हाँ बराबर है। फिर 11 से ये 10 जा हो गया, और 11 से ये कितना हो गया? 8 जा हो गया, राइट। तो 10/32 हुआ क्या? रुको और काट लेते हैं इसको, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया 5/16। 5/16, टेंशन मत लेना, मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन। ये होगा 0.3 जा, फिर 20 हो गया, तो 3 1 जा होगा, राइट, राइट ना। 48, 16 3 जा 48, 20 तो 6 1 जा, बराबर है। फिर उसके बाद में 40 हुआ, तो 25, 0.3125 मीटर। मीटर तो सेंटीमीटर में क्या होगा? 31.25। अब ध्यान से सुनते जाना, मतलब पहली बार रेजोनेंस कौन से लेंथ पे होगा? 31.25 सेंटीमीटर पे होगा। तो कौन से लेंथ पे आगे होगा? देखो मैंने तुमको बताया था L पे होगा, 3L पे होगा, 5L पे होगा, राइट। तो L अगर 31.25 है तो 3L क्या होगा? इसका ट्रिपल क्या होगा? इसका ट्रिपल होगा 93.75, तो इस पे भी रेजोनेंस होगा। और इसका 5 गुना कितना होगा? इसका 5 गुना होगा 5L, कितना होगा? 5L 156.25 होगा, ठीक है। तो मतलब किस पे रेजोनेंस नहीं होगा? देखो 62.5 पे नहीं होगा। 62.5 पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 2L है, और क्लोज्ड पाइप में अगर पहली बार रेजोनेंस L पे होगा तो अगली बार 3L, 5L ऐसे सीक्वेंस चलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, उन्होंने पूछा था कौन से वाले लेंथ पे रेजोनेंस नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर ए, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीट्स आर प्रोड्यूस्ड विद टू वेव्स, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड। नंबर ऑफ बीट्स मतलब डिफरेंस निकालना है फ्रीक्वेंसीज की, और क्या। तो पहला इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a sin 2000 pi t, 2000 pi t। इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ द सोर्स से जो होता है a sin ओमेगा t। ओमेगा को क्या लिखूंगा मैं? 2 pi f1 लिखूंगा। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं, इसको और इसको, तो मेरे ख्याल से f1 का आंसर आएगा 1000। अरे बराबर है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, f1 का आंसर 1000। अच्छा, तो f1 मिल गया 1000। अब अगला वाला देखो क्या है वेव, अगला है y2 इज इक्वल टू a sin 2008 pi t, 2008 pi t। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t या 2 pi f2t से। ओमेगा को 2 pi f लिखा जा सकता है ना। तो अगर इसको और इसको कंपेयर करूंगा ना, तो पाई पाई कट जाएंगे और फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 1004, 1004, 1004, 1004। हमको क्या पूछा गया क्वेश्चन में? नंबर ऑफ बीट्स।
तो नंबर ऑफ बीट्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू f2 माइनस f1, और f2 माइनस f1 होगा 1004 माइनस 1000, कितना होगा? 1004 माइनस 1000, वो होगा 4। तो 4 हर्ट्ज इज द आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 हर्ट्ज मतलब आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी 350 v दिया हुआ है। चेंज इन द फेज एट अ गिवन टाइम इंटरवल 0.01 सेकंड। अगर फेज चेंज पूछा हुआ है या फेज डिफरेंस पूछा हुआ है टाइम के टर्म्स में, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है फेज डिफरेंस का, याद रखना। मैंने अपने सिनॉप्सिस में सब कुछ समझाया हुआ है। अगर टाइम के टर्म्स में फेज डिफरेंस निकालना है तो आंसर सीधा ओमेगा डेल्टा टी या 2 पाई एफ डेल्टा टी, 2 पाई एफ डेल्टा टी। तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और डेल्टा टी है 0.01, तो 100 इंटू 0.01 सीधा पाई हो जाएगा। 100 इंटू 0.01 1 हो जाएगा, तो आंसर पाई रेडियन आएगा। और पाई रेडियन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। तो टाइम के टर्म्स में अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो आंसर है ओमेगा डेल्टा टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन था। अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, बोला हुआ है वेव वेलोसिटी इज 1/8 टाइम मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। देखो ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई एन टी, एन मतलब फ्रीक्वेंसी माइनस एक्स बाय लैम्डा। अगर देखो तो ये एम्पलीट्यूड को क्या दिया उन्होंने? एम्पलीट्यूड को y नॉट दिया हुआ है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है? y नॉट। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है v मैक्स, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? If the wave velocity is 1/8 time, wave की velocity is 1/8 times maximum velocity of the particle, wave की velocity n lambda, और maximum particle, देखो पार्टिकल ऑसिलेशन करते हैं, तो अगर तुमको ऑसिलेशन चैप्टर में Vmax का फॉर्मूला मालूम है तो वही तो लगाना है तुमको। और Vmax का फॉर्मूला क्या है? a ओमेगा। ओके, तो n lambda will be equal to 1/8। a के जगह पे मैं y नॉट लिखूंगा क्योंकि एम्पलीट्यूड y नॉट है, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f। लेकिन मैं इस बार f नहीं लिखूंगा, n लिखूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी को n लिखना कंपलसरी है इस बार, राइट। तो n और n को काट लेता हूं, लैम्डा पूछा हुआ है, तो पाई y नॉट 2 और 8 भी कट जाएंगे, तो आंसर आएगा लैम्डा का पाई y नॉट बाई 4, पाई y नॉट बाई 4। और ऐसा ऑप्शन है आंसर बी। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In fundamental mode, the time required for the sound wave to reach up to the closed end of the pipe filled with air in t second is, okay, the frequency of the, मतलब t सेकेंड लगा साउंड को पहुंचने के लिए क्लोज्ड एंड तक। मतलब सुनो, एक पाइप था ऐसे, और साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक पहुंचने में t टाइम लगा, ओके, t टाइम लगा, याद रखना। और पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम लोग को। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, याद रखना। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज, 1 सेकेंड, लेट अस कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम। तो v बाय लैम्डा है फॉर्मूला। तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालकर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल मोड मतलब यहाँ पे एक एंटी नोड, यहाँ पे एक नोड बनेगा, एक नोड और एक एंटी नोड, एक नोड और एक एंटी नोड, मतलब लेंथ ऑफ द पाइप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, बराबर। और ये लैम्डा बाय 4 जाने में टाइम कितना लगा है? टी। लैम्डा बाय 4 जाने में टाइम कितना लगा है? टी, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड। देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 मतलब डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। टाइम अपॉन स्पीड ना, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी। तो डिस्टेंस कवर हुआ लैम्डा बाय 4 और स्पीड v मान लेता हूं वेलोसिटी की। तो यहां से देखो मुझे v बाय लैम्डा मिलेगा। मैं एक काम करता हूं, v और लैम्डा को लेफ्ट में ले जाता हूं, तो v बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट? v बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू v by lambda will be equal to t by 4। मतलब v by lambda की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? v by lambda की जगह पे लिखा जा सकता है t by 4, राइट। सही तो लिख रहा हूं ना? v by lambda is, सॉरी t by 4 नहीं, 1 by 4t, 1 by 4t आएगा, 1 by 4t, 1 by 4t। तो मैंने तो निकाल ली v by lambda की वैल्यू, ओके। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में।
देखो मैंने क्या किया, मैं फिर एक बार बताता हूँ। मुझे ये पता है कि फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्बडा। ओके, और v बाय लैम्बडा मैंने कैसे निकाला, देखो मैं जानता हूं कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा t, और ये डिस्टेंस है लैम्बडा बाय 4। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहां से v बाय लैम्बडा आ गया 1 बाय 4t, तो f का आंसर आएगा v बाय लैम्बडा को 1 बाय 4t लिख देता हूं, तो ये हमारा आंसर है। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो चिंता मत करना, 1/4 को 0.25 भी लिखा जा सकता है ना। तो आगे आंसर देखो, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अभी 11th का समय, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू दैट इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट, मोलिकुलर वेट, राइट। अब देखो टेम्परेचर तो सेम है दोनों का, राइट, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय क्या क्या पूछा हुआ है, रेशियो ना, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा हाइड्रोजन, आर तो कांस्टेंट है, टी भी सेम है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और हीलियम को जब लिखेंगे तो हीलियम नीचे आने वाला है, तो यहाँ रूट में उल्टा लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय गामा हीलियम इंटू आर टी। तो देखो होगा क्या, अब ये होगा कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, लाइक आर टी कैंसिल, ठीक है, और ये रेशियो आएगा गामा हाइड्रोजन, दिया हुआ है गामा हाइड्रोजन, हाँ गामा हाइड्रोजन थी 7/5, चलो अच्छा है, कम से कम निकालना नहीं पड़ा, 7/5। और ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2, वो भी दिया हुआ है, राइट। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम कितना है 4, और गामा हीलियम भी दिया हुआ है 5/3, तो 5 तो नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, सिर्फ ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, राइट, ये 2 और 4 कैंसिल होगा बस, ये 2 1 जा 2 2 जा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर क्या आएगा आंसर, ऊपर तो 42 आ रहा है, 7 3 42, तो ये आंसर होगा रूट ऑफ 42, और नीचे क्या होगा, रूट 25 बाहर आके 5 हो जाएगा, राइट, तो रूट 42/5 इज द आंसर, और ऐसा ऑप्शन है आंसर ए, आंसर ए। चलो अच्छा, उन्होंने भी आंसर रूट में ही दे दिया, राइट, वो अच्छी बात है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द टू हार्मोनिक वेव्स आर y1 इक्वल टू समथिंग, एंड दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इनके पीरियड सेम है, क्या सेम है, ओके। देखो कभी भी क्या होता है ना, इक्वेशन का देखो, इक्वेशन क्या है, ए साइन व्हाट, ए साइन एक काम करो, सब कुछ अंदर ले लेते हैं, ए साइन 8 पाई टी बाई 0.2 माइनस 8 पाई एक्स बाई 2। देखो ये मेरा सॉल्व करने का तरीका, मैं तो सब कुछ अंदर ले लेता हूँ साइन के अंदर। ये इक्वेशन पहला वाला है y1 वाला, और दूसरा वाला इक्वेशन कैसे लिखूंगा, a नहीं है सॉरी 2 दिया हुआ है ना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 दी हुई है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 दी हुई है, और यहाँ पे 4 साइन 8 अंदर ले लो, 8 पाई टी बाई 0.16 माइनस 8 पाई एक्स बाई 1.6। अब जरा बुद्धि से करते हैं, सबको ध्यान से सुनना। देखो जो ये वाला टर्म है ना, पहला वाला ये वाला टर्म जिसको मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो ये तो एम्पलीट्यूड है दोनों का, राइट, ये तो क्योंकि इक्वेशन क्या है जनरल वेव का, a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, यही है ना जनरल इक्वेशन। तो देखो ध्यान से देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड तो अलग है, तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, अच्छा ऐसा ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इससे हम लोग को क्या मिलेगा मन में, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड मिलेगा। अब क्योंकि ये दोनों टर्म अलग अलग है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी अलग ही होना चाहिए। ये वाला जो टर्म है ना, इससे हम लोग को वेवलेंथ मिलने वाला है, राइट, कंपेयर करके। अब देखो ये दोनों टर्म अलग अलग है, तो लैम्बडा भी अलग होगा, तो बचा कौन, बचा सिर्फ वेलोसिटी, बराबर है। तो ये तो पक्की बात है कि एम्पलीट्यूड अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, तो टाइम पीरियड भी अलग है, और लैम्बडा भी अलग है, राइट। अब बचा वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने का शॉर्टकट याद रखना बच्चों, वेलोसिटी डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ना कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये शॉर्टकट है, ये सारे बच्चे याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो पहले वाले वेव में अगर मैं ऐसा करने को जाऊं, वेलोसिटी निकालने को जाऊं, टाइम का कोएफिशिएंट है 8 पाई बाय 0.2, बराबर है, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 8 पाई बाय 2, तो इसको सॉल्व करो, 8 पाई कट गया, 2 बाय 0.2, आंसर आएगा 10, आंसर आएगा 10। पहले वाले वेव की वेलोसिटी है 10,
और दूसरे वाले देखो, इसको अगर ऐसा करोगे ना v2, तो क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ t यहाँ पे क्या है 8 पाई बाय 0.16 और x की कोएफिशिएंट क्या है 8 पाई बाय 1.6। ठीक है, तो ये 8 पाई कट गया, 1.6 बाय 0.16, फिर से आंसर है 10। मतलब दोनों की क्या सेम है, दोनों की क्या सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी सेम है तो आंसर है आंसर डी। देखो बच्चों याद रखना, यहाँ पे तुमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा है कि वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, और वेलोसिटी निकालते कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, ये शॉर्टकट है, सब लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज अ लेंथ, ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप है 0.8 मीटर, फिर एट इट्स ओपन एंड 0.5 मीटर यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है और रेजोनेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग देखो मैंने क्या सुना, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इन सेकेंड हार्मोनिक, मतलब जब उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स फंडामेंटल है इन सेकेंड हार्मोनिक, इज इक्वल टू व्हाट, रेजोनेंस मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, इज इक्वल टू फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड पाइप। ठीक है, क्लोज्ड पाइप। और मुझे और भी कुछ दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है 50 न्यूटन, और मेरे ख्याल से मुझे स्पीड भी दी हुई है 320 मीटर पर सेकेंड, और पूछा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग। अब मास ऑफ द स्ट्रिंग के लिए मुझे लीनियर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लीनियर डेंसिटी इज मास ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। तो सबसे पहले मैं लीनियर डेंसिटी निकालूंगा, स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी सेकेंड हार्मोनिक में क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, मतलब 2 into 1/2L रूट ऑफ t by mu, that will be equal to what is fundamental of closed pipe, v by 4LC, v by 4 times length of closed। देखो ये 2 2 तो कैंसिल हो गए, है कि नहीं, मुझे म्यू निकालना है, याद रखना। अब क्या करूं, लिख लेता हूं वैल्यूज, 1 बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है 0.5, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है 0.5, चलो बराबर है ना, हाँ 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, राइट, इनटू रूट ऑफ टेंशन कितना दिया हुआ है 50, म्यू तो मैं खुद ढूंढने वाला हूं। ओके, दैट विल बी इक्वल टू v 320 दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड, डिवाइडेड बाय 4, और लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप कितना है 0.8, तो ये तो हो गया 100, 3.2 बाय 320, तो ये हो गया 100 हो गया। ठीक है, और ये 0.5 को वहां ले जाऊंगा तो ये हो गया 50। ध्यान से सुनना, ये रूट 50 बाय म्यू इज इक्वल टू, ये 0.5 100 से मल्टीप्लाई होकर 50 हो गया। अब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 50 बाय म्यू इज इक्वल टू 50 इंटू 50, 50 इंटू 50, 50 और 50 कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट 1/50, बराबर है। और म्यू को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, तो मास ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 1/50, तो मास ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय 50, लेंथ ऑफ द वायर तो 0.5 मीटर था, डिवाइडेड बाय 50 कर लिया, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 0.01 किलोग्राम, 0.01 किलोग्राम। और इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये ग्राम होगा, तो ग्राम में अगर आंसर चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो 10 ग्राम आएगा आंसर, राइट, 10 ग्राम, और 10 ग्राम मतलब ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, फाइनली 22 सितंबर शिफ्ट 1 तक पहुंच गए। Sound wave is traveling with a frequency 50. Phase difference between the two points is pi/3. Distance between the points. Directly कर सकते हैं। अगर दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस दी हुई है ना, देखो टाइम वाला फॉर्मूला ओमेगा डेल्टा टी है, अगर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकालना है, दो पार्टिकल के डिस्टेंस दी हुई है, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई डेल्टा x बाय लैम्बडा, 2 पाई डेल्टा x बाय लैम्बडा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास फेज डिफरेंस दिया हुआ है ना, pi/3 दिया हुआ है, राइट, हमको डिस्टेंस निकालना है। अब प्रॉब्लम है हमारे पास लैम्बडा नहीं है, तो याद रखना लैम्बडा को v बाय f लिखेंगे, तो v नीचे रह जाएगा, f ऊपर चला जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एक्स, डिस्टेंस डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटू 50 डिवाइडेड बाय 330, डिवाइडेड बाय 330। पता नहीं क्यों लग रहा है कैलकुलेशन टफ है क्या, नहीं टफ है, टेंशन मत लेना, एकदम टफ नहीं है। 330 ऊपर चला गया, 110 हो गया, और ये हो गया 100 डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स हो गया 110 बाय 100, डेल्टा एक्स की आंसर आएगी 1.1 मीटर, खत्म। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है वेव का, ओके,
और दिया हुआ है कि वेव को एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए 0.5 सेकेंड लगती है। व्हाट इज द लेंथ? सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। वेलोसिटी पहले निकालो। देखो वेलोसिटी कैसे निकालोगे वेव की, मैं तुमको बता चुका हूं वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वेव की। मॉड ऑफ, ये v है, v मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, ओके, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। मतलब वो साइन वाइन से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको खाली कोएफिशिएंट ऑफ टाइम देखना है और कोएफिशिएंट ऑफ x देखना है, इससे हमारा काम हो जाएगा, राइट। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ टाइम? कोएफिशिएंट ऑफ टाइम तो 30 है और x की कोएफिशिएंट क्या है? 0.01। ऐसा करने के पहले एक बार इंश्योर कर लेना चाहिए, एक बार इंश्योर कर लेना चाहिए कि सब कुछ साइन के अंदर है कि नहीं। तो है, देखो अब ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3000 हो जाएगा ना, 2 जीरो आगे, 3000 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड, सब सीजीएस में है, या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड में आ गया आंसर। अब सिंपल है, लेंथ पूछा है, लेंथ मतलब डिस्टेंस कवर्ड है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब देखो ऐसे स्ट्रिंग था, उस पे वेव चला, डिस्टेंस कितना चला? l, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टाइम दिया हुआ है, तो क्या पूछा हुआ है तुमको? टाइम दिया हुआ है, ये लेंथ कितना है? क्या तुम लोग जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम? ये फॉर्मूला सबको पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने निकाल लिया 30 और टाइम कितना लगा लेंथ l चलने के लिए, वो दिया हुआ है 0.5, राइट। तो आंसर आएगा 15 मीटर। 15 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, a pipe open at both ends 1.5 meter is dipped in water such that the second overtone of vibrating air column, pipe open at both ends of length 1.5 meter is dipped in water such that the second overtone is resonating with a tuning fork of frequency 330। स्पीड दिया हुआ है साउंड का, पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमर्स्ड पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमर्स्ड पार्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोला हुआ है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड, देखो एक बार पानी में डाल दिया तब तो वो क्लोज्ड पाइप बन गया ना, तो बोला हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, क्या बोला हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड पाइप, frequency of second overtone of the closed pipe will be equal to what? Will be equal to frequency of the fork, tuning fork, right। अब ध्यान से सुनना, nth overtone n+1 होता है, तो सेकंड, सॉरी nth overtone 2n+1 होता है, तो सेकंड ओवरटोन क्या होगा? 2 into 2+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। nth ओवरटोन 2n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होता है, तो सेकंड ओवरटोन क्या होगा? 2 into 2+1 टाइम्स फंडामेंटल ऑफ क्लोज, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क। अब 2 into 2+1 5 हो गया, राइट ना, 2 into 2+1 कितना हो गया? 5। तो 5 फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड का फॉर्मूला है v/4 into लेंथ ऑफ क्लोज्ड, बराबर है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है, याद रखना, ट्रिकी अभी पता चल जाए क्यों ट्रिकी है, बता रहा हूं तुमको। तो ये हो गया 5/4 into v कितना है? 330 डिवाइडेड बाय 4lc इक्वल टू 330, तो 330 और 330 कैंसल, ओके। और लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप कितना हो गया? लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप हो गया 5/16, 5/16, और 5/16 कितना होगा? 0. अरे ये तो किया था हमने अभी थोड़ा देर पहले, 3125 आता है लगता है, 3125, राइट ना, 3125 आता है क्या? 0.3125। एक बार चेक कर लूं कैलकुलेशन, जस्ट 1 मिनट चेक कर लेता हूं कैलकुलेशन, फिर हम लोग देखते हैं। A pipe open at both ends of is dipped in a water such that second overtone is resonating with the tuning fork। Okay, second overtone 5 times fundamental, 5 into v/4l, ये भी सही है। फिर उसके बाद में 5, ये 4 दो बार लिख दिया मैंने, गलत कर लिया, प्लीज हियर, ये गलती से 2 बार 4 हो गया यहाँ पे, इसलिए गलत आ रहा है आंसर। हाँ, तो 5 into 330/4, तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही 4 बचा ना, 5/4 बराबर, एक ही 4 बचा, तो ये हो गया 5/4, और 5/4 कितना होता है? 5/4 होता है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। चलो फंसोगे नहीं तुम लोग, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिया नहीं तो फंस जाते तुम लोग। अब सुनो, उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या था, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में पूछा था कि लेंथ ऑफ द पाइप इमर्स्ड इन वाटर, तो ध्यान से सुनना, ये देखो, देखो ये पाइप पूरा कितना लंबा था, ध्यान से सुनो, पूरा लंबा कितना था ये पाइप? मेरे ख्याल से 1.5 मीटर था, 1.5 मीटर था। अब इसमें एयर कितना है? देखो ये जो लेंथ निकाला ना तुमने क्लोज पाइप का, वो तुमने लेंथ ऑफ द एयर निकाला, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, वो 1.25 निकाला, तो पानी में कितना गया? ओके,
तो लेंथ इन वाटर कितना है, लेंथ इन वाटर कैसे निकालोगे, लेंथ इन वाटर विल बी इक्वल टू व्हाट 1.25 माइनस 1.5 माइनस 1.25 और जो होगा 0.25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.25 मीटर। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, बच्चे फंसेंगे नहीं क्योंकि 1.25 मीटर का ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन होता तब बच्चे फंसते इस क्वेश्चन में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sonometer wire resonates with a tuning fork forming standing waves with 5 antinodes when the mass of 9 kg is suspended। ये रिपीट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो बोला हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग कितने एंटीनोड्स बना रहे हैं 5, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5 टाइम्स इंटू 1/2L रूट ऑफ T1/μ। ओके, एक मिनट। और मास कितना लगाया हुआ था 9 kg। अगर मास सस्पेंडेड 9 kg था तो टेंशन होगा 9g, mg होता है ना टेंशन, तो 9g। तो मैं एक काम करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लूँ 5 इंटू 1/2L रूट ऑफ 9g/μ, और ये मेरे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो ध्यान से क्या किया गया, व्हेन दिस मास इज रिप्लेस्ड बाय m, अब मास की जगह पे इस 9g की जगह पे m लगाया गया, तो सेम ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेट्स विद द वायर such that 3 antinodes are produced। मतलब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, देखो ट्यूनिंग फोर्क तो अभी भी वही है, लेकिन अब स्ट्रिंग पे 3 लूप्स बन रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे f इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2L रूट ऑफ mg के जगह पे देखो पहले मास 9 था ना, अब मास पता नहीं है, mg/μ लिख लो। ओके, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो आंसर आएगा, इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को इक्वेट कर लिया जाए तो आंसर आएगा 5 इंटू 1/2L, ये रूट 9 को बाहर ले लेता हूं तो 3 आएगा, रूट ऑफ g/μ, करेक्ट है, इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2L, हाँ, रूट ऑफ mg/μ। तो देखो ये g/μ का रूट और ये g/μ का रूट कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 2L और ये 2L कट गया, इधर बचा 5, उधर बचा रूट m, स्क्वायर कर लो, m का आंसर आएगा 25 kg, और लकीली ऐसा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25 kg, और 25 kg मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।